Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. फिर से स्वागत है आप सभी का विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो हमने काफ़ी बातों को अभी तक डिस्कस कर रखा है। केमिस्ट्री में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और लास्ट दो क्लास में मैंने आपसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करा था। आज हम लोग इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बाकी बातों को भी करेंगे। और अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखो तो देखिए, मैंने कल बातें करा था आपसे किस बारे में, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर मैंने आपसे बातें करी थी कि किस तरह से आप नेमिंग करोगे। देखिए, रूल्स तो बहुत सारे हैं। आप अगर रूल्स के ऊपर नहीं जाओ तो मैं आपको सिंपली अगर लिखना सिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर जैसे कि CH3 CH2 CH2OH, तो यहाँ पर कितने कार्बन है। सबसे पहले आपको काउंटिंग करना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो 1 2 3, 3 कार्बन है, इसलिए 3 के लिए आप देंगे प्रोप, और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए प्रोप N, और यहाँ पर एक अल्कोहल है इसलिए ओल। अल्कोहल के लिए ओल देना होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको IUPAC नेमिंग सिखाया था, जहाँ पर मैंने बातें करा था कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें से मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको बताए थे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एमीन, जिनके नेम यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं और क्या सफिक्स या प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे अगर वो फंक्शनल ग्रुप हमें दिख जाए। तो मैंने इन बारे में भी आपसे बातें करा था, और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये एक मॉलिक्यूल का मैंने आपको नाम लिख करके दिखाया था। आज मैं बातें कर रहा हूँ आपसे दूसरे मॉलिक्यूल को लेके नाम लिखना सिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, इस ई को ड्रॉप कर देंगे ओ को लाने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपानोल। तो ये हमारा हो गया प्रोपानोल। इसी तरह से अगर 4 कार्बन, यहाँ पर तीन कार्बन थे, इसी तरह से अगर 4 कार्बन वाले कंपाउंड होंगे तो क्या नाम होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो ब्यूटानोल। अगर मैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर दूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CHOH, तो अब क्या होगा। अब अगर मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड, पहले आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग ऐसे करनी है कि यहाँ पर भी आप नंबरिंग कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। 1 2 3, और इसका प्रॉपर नाम होगा प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका प्रॉपर नाम होगा। यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप ऐसे करोगे कि फंक्शनल ग्रुप को और डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल पाए। यानी कि अगर आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को मिल रहा है हमारा कौन सा नंबर, दूसरा, और फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है तीसरा। तो ये नंबरिंग हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। इसको दूंगा 1, इसको दूंगा 2, इसको दूंगा 3। अब देखिए, डबल बॉन्ड को हमारा पहला नंबर मिल रहा है और फंक्शनल ग्रुप को भी पहला ही नंबर मिल रहा है। तो इसी के लिए इस कंपाउंड का नाम होगा, 3 कार्बन होने के लिए प्रोपेन, और होगा 1 में ऑल है तो प्रोपेन 1 ऑल। अब यहाँ पर इस ई को ड्रॉप करेंगे और साथ में इस डबल बॉन्ड की नंबरिंग भी हमें करनी होगी। तो यहाँ मैं लिखूँगा, सॉरी प्रोपेन नहीं होगा, ये प्रोपीन होगा, मैं थोड़ा गलत लिख गया। चलिए मैं इसको पूरा से अच्छे से लिखता हूँ। तो नाम क्या होगा, प्रोप 1 इन, क्योंकि एक नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन 1 ऑल, तो प्रोपेन 1, प्रोप 1 इन 1 ऑल इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से काफ़ी कंपाउंड्स और उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए मैं उन सभी को आपको दिखाता हूँ। आइसोमेरिज्म में हम थोड़ी बाद में, आइसोमेरिज्म की बातें मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, और पहले हम लोग नेमिंग सीख लेते। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी चलिए दोबारा एक बार फंक्शनल ग्रुप को देख लिया जाए। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ऐसा कोई ग्रुप या ऐसा कोई एटम जो किसी भी पूरे के पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है उसे डिसाइड करेगा, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जो पूरे के पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो क्लोराइड एक फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, और बाकी भी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। इन सभी को इकट्ठा हम बोल सकते हैं हैलोजन। जहाँ पर कि आप देख पाओगे कि क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको हम कहेंगे क्लोरोमीथेन। अभी तक मैंने आपको जो फंक्शनल ग्रुप दिखाए थे उसमें मैंने क्या करा था
कि फंक्शनल ग्रुप को हम लोग लास्ट में मेंशन कर रहे थे, जैसे कि प्रोपेनॉल, तो ऑल को लास्ट में रखा था, मगर यहाँ पर एज ए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे क्लोरीन को और बोलेंगे क्लोरोमीथेन। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो 2 कार्बन के लिए इथेन, तो ब्रोमीन लगा हुआ है तो होगा ब्रोमो इथेन, ना कि इथेन ब्रोम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ब्रोमो इथेन होगा। अच्छा, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर अल्कोहल के लिए आपको नेम यूज़ करना है ओल, मगर जो ओल आप यूज़ करेंगे वो प्रीफिक्स में नहीं सफिक्स में यूज़ करेंगे। जैसे कि 1 कार्बन के लिए मीथेन और अल्कोहल लगा है तो मिथानोल, 2 कार्बन के लिए इथेन और अल्कोहल लगा है तो इथानोल। इस तरह से नेमिंग की जाती है। अब एल्डिहाइड ग्रुप जिसे हम लोग CHO से डिनोट करते हैं, और CHO का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन का एक बॉन्ड किसी पूरे ग्रुप के पूरे कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग करेगा, और एक बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा। और ऐसे कंपाउंड एल्डिहाइड के लिए हम नाम में जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो है AL। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये कंपाउंड 1 कार्बन वाला CHO है जिसको बोलेंगे मिथानल, ये 2 कार्बन वाला है जिसको कहेंगे इथानल। ऐसे ही एक और ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने इन सभी को आपको ऑलरेडी बता रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH, और इसकी नेमिंग कैसे की जाती है, इसकी नेमिंग की जाती है ओइक एसिड, लास्ट में क्या होता है ओइक एसिड। तो 1 कार्बन है तो मिथानोइक एसिड, 2 कार्बन है तो इथानोइक एसिड, मैंने इन सभी को आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर देखिए C+O इस तरह से अगर होगा तो इसको बोलेंगे कीटोन ग्रुप, और इसको हम लोग इसे हम एंड करते हैं विथ ए सफिक्स ऑफ 1, एंड इस कंपाउंड का नाम होगा हमारा, ये कीटोन होने की वजह से इसका नाम होगा प्रोपानोन, इसका नाम होगा ब्यूटानोन, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए ब्यूटान 1। ठीक है सर, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्लाइड है, उससे पहले मैं आपको ये आइसोमेरिज्म जो मैं स्किप करके आया था उसको समझा दूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। देखिए आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कॉल आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी मगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होंगे उनको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। कंपाउंड को आइसोमर्स और प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म, कंपाउंड को आइसोमर, प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म। जैसे आप यहाँ देखो C4H10, इसके 2 टाइप के कंपाउंड आइसोमर्स ये बना सकते हैं, द नॉर्मल ब्यूटेन और एंड आइसोब्यूटेन। जैसे ये हो गया हमारा 1 कार्बन यहाँ है, इसके साथ कंटिन्यूसली कार्बन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और बाकी में 2 हाइड्रोजन और लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। मगर यहाँ पर क्या हुआ, 3 कार्बन को पहले इस तरह से लाइन में लगाया गया और 1 को नीचे लगा दिया गया, तो कहीं ना कहीं हमें एक चेंजेस देखने को मिला इस स्ट्रक्चर में, तो इस कंपाउंड को बोलेंगे आइसोब्यूटेन। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, यहाँ पर भी C4H10 ही होगा और यहाँ पर भी C4H10 ही होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गए हैं, इनको ऐसे इस फिनोमेना को या फिर इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, और फॉर्मूला को कहते हैं आइसोमर्स। तो दिस 2 फॉर्मूला आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पर देखिए पेंटेन C6C5H12, इसके 3 आइसोमर्स हो सकते हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन कौन सा होगा, 1 कार्बन CH3, एक यहाँ पर CH2, इसके बाद CH2 CH3, ये है नॉर्मल पेंटेन 1 2 3 4 5। आइसोपेंटेन क्या होंगे, पहले 4 कार्बन आपस में जुड़े होंगे और एक एक्स्ट्रा ब्रांच निकला होगा कुछ इस तरह से, 1 2 3 4, और एक यहाँ पर फर्स्ट वाला कार्बन पर ब्रांच। अब नियोपेंटेन क्या होते हैं, 1 2 3 और 2 नंबर कार्बन पे 2 ब्रांच, 2 नंबर कार्बन पे 2 ब्रांच, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं नियोपेंटेन। इसको कहेंगे आइसोपेंटेन, इसको कहेंगे नॉर्मल पेंटेन। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होने के बावजूद भी हमें अलग अलग स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बावजूद भी हमें अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स। यहाँ पर देखिए क्या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो पेंटेन में हमने देखा कि C5 है जो C5H12, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने थे, अभी अभी दिखाया मैंने आपको, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 थे। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया NDA 2022 में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप इसका आंसर इजीली मार्क कर सकते हो, और इन बातों को तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे डिस्कस करूं अब मैं होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। क्या होता है होमोलोगस सीरीज़, देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, होमोलोगस सीरीज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड
हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड हुज सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। मतलब क्या कि स्ट्रक्चर सेम होगा मगर उसका नेक्स्ट मेंबर जो है वो CH2 ग्रुप ज़्यादा होगा। मतलब अगर आप कहो इसको फर्स्ट मेंबर, तो इसमें अगर आप एक CH2 जोड़ दो, CH2 CH3 CH3 कर दो, CH3 CH3 कर दो, मतलब ये था C1H4, तो ये क्या हो जाएगा C2H6। तो आपने क्या कर दिया, C1 से C2 मिलेगा मतलब एक C जोड़ा, C4 से H4 मिलेगा मतलब 2 H जोड़ा। तो CH2 एक एक अगर आप जोड़ते जाओ, मतलब यहाँ पर आप कर दो C3H8, फिर कर दो C4H10, फिर कर दो C5H12। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहाँ रखते हैं, होमोलोगस सीरीज़ में रखते हैं, जहाँ पर एक कार्बन पूरे को इकट्ठा हम कहते हैं। अगर सब में अगर सिंगल बॉन्ड ही होगा, एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो उनको कहेंगे एल्केन। अगर एक भी डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो उनको कहेंगे एल्कीन, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उनको कहेंगे एल्काइन। एल्केन्स क्या होते हैं यहाँ पर दिए गए हैं। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। मतलब क्या, देखिए CnH2n H2n+2, यानी कि मान लीजिए लेट जो n की वैल्यू है वो है 2, तो आपने क्या करा, C की जगह पर, C के पास जो n था वहाँ पर 2 पुट किया, और H2 × 2+2, क्योंकि n की जगह पर आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो ये क्या हो गया CH4+4+2 6, तो C2H6। तो ऐसे करके एक जनरल फार्मूला बनाया गया जिससे हम कहते हैं जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। देयर नेम एंड विथ ANEN। अगर सभी सिंगल बॉन्ड है तो उनका नाम के अंत में क्या लगेगा, ANE। एंड द मेंबर आर एज फॉलो। और मेंबर्स कैसे होते हैं, ये होगा हमारा मीथेन, ये होगा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और ये रहा पेंटेन। मीथेन मतलब CH4 और उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है, और इथेन मतलब C2H6 और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है C2H6। प्रोपेन मतलब C3H8 और सभी सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए होंगे। चलिए आगे बातें करी जाए एल्कीन के बारे में। मैंने आपको बताया कि ANENE है, आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर अगर मैं आपको मार्क कर दूँ तो ENE, इसका मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट एक तो सिंगल डबल बॉन्ड होगा ही, तो ENE होने के कारण इसके लिए इसको ENE बोला गया। अगर दूसरी बात यहाँ पर करूँ आपसे, तो एल्कीन हैव जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n, यानी कि CnH2n ये इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब आप मान लो कि जो n की वैल्यू है वो मैं ले लेता हूँ 3, तो C जो है वो 3 हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा 2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा C3H6। और ये कंपाउंड कैसा दिखेगा हमें, एक C, दूसरा C या तीसरा C, और 6 ही हमारे पास H है, तो मैंने 2 यहाँ बैठा दिया, 2 यहाँ बैठा दिए, तो कितना हो गया 1 2 3 4। इसकी वजह डबल बॉन्ड बैठा देता हूँ मैं, इसकी वजह डबल बॉन्ड बैठा देता हूँ मैं, तो इसके इस कार्बन का देखिए आप 4 बॉन्ड कंप्लीट होता हुआ आपको दिख रहा होगा। आप सबसे कोने वाले कार्बन का अगर देखो तो ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, इसका भी देखो 1 2 3 4, और इसका भी देखो 1 2 3 4। और अच्छा मुझसे यहाँ गलती हो गई, एक ही डबल बॉन्ड होगा, तो ये रहा एक डबल बॉन्ड यहाँ मैं कर देता हूँ। अच्छा ये रहा एक डबल बॉन्ड में यहाँ कर देता हूँ, तो एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ देना होगा और एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ देना होगा, तभी आप देख पाओगे 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके 4 बॉन्ड हो गए। और मैंने ये वाले एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करी। ये देखिए C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H 6H यहाँ पर है 3 और इसके अराउंड 3 है, तो C3H6 यहाँ पर हो चुका है। इसी तरह से आप इसी फॉर्मूले पर अगर आगे पुट करते जाओ, n की वैल्यू पुट करते जाओ, तो आप देखोगे C2H4 C3H6 C4H8 एंड C5H10 ये आता है इन सभी के फॉर्मूले। चलिए आगे बातें करी जाए, और इसके बाद हमारा आता है एल्काइन। अगर मैं आपसे कहूँ कि एल्काइन का मतलब क्या होगा, तो मैंने बोला YNE का मतलब एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए यहाँ पर, जिसका जनरल फार्मूला निकल के आता है। जनरल फार्मूला क्या निकल के आता है, CnH2n-2, ये होता है एल्काइन का जनरल फार्मूला। यहाँ देखिए एल्काइन हैव जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n, देयर नेम एंड विथ YNE एंड द मेंबर आर एज फॉलो। तो अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप यहाँ पर
3 पुट करो तो क्या निकल के आएगा? अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करो तो C3H2 इंटू 3 माइनस 2, यानी C जो है हमारा वो 3 हो गया, ये रहा हमारा C3 हो गया, और H हो गया हमारा 3 × 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 मतलब 4, तो C3H4 हमारा निकल के आता है। और यहाँ पर मैं एक कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ देता हूँ और दूसरे कार्बन को सिंगल से, और एक हाइड्रोजन यहाँ दे देता हूँ, एक यहाँ दे देता हूँ, एक यहाँ दे देता हूँ। इस कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड फुलफिल है, एक यहाँ पर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो हमें और बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो एक हाइड्रोजन मेरे पास बच गया, चूँकि इसका अभी तक 4 बॉन्ड इसने कंप्लीट नहीं करा है, इसलिए यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन को पुट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ C3H4। यहाँ पर देखिए C2H2 दिया गया है, जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये 3 बॉन्ड यहाँ पर होंगे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं इसको ज़रा हटा दूँ यहाँ से। ये 3 बॉन्ड कहाँ होंगे? यहाँ होंगे। चलिए इसको ज़रा मैं हटा दूँ। चलिए ये हट चुका है। अब हम लोग बातें करते हैं आगे। चलिए ये देखिए C4H4 का स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। पहले कार्बन को हमने जोड़ा 3 बॉन्ड से, फिर बाकियों को जोड़ा सिंगल बॉन्ड से, तो 4 कार्बन हमारे यहाँ बन चुके हैं। अब सभी कार्बन के 4 हाइड्रोजन को हमें कंप्लीट करना है। जिसका 4 कंप्लीट हो चुका है, इसका भी हमने 4 कर दिया। इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये 4 बॉन्ड इसने बना रखा है, बस लास्ट वाले को एक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6। तो C4 and H6 इज़ दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। आप अगर इनकी नेमिंग की बातें करूं तो चलिए, आप अगर इनकी नेमिंग की बातें करें तो चलिए मैं आपको इनका नेमिंग भी करके दिखाता हूं। चलिए नेमिंग में इसको करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है, मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा है कि देखिए एक कार्बन के लिए क्या देंगे हम? मीथ। तो यहाँ पर मीथ लिखा गया है, और सभी सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो मीथेन हो गया। 2 कार्बन के लिए हमें क्या यूज़ करना है? ईथ, और सभी सिंगल बॉन्ड तो ANE, तो क्या नाम हो गया? इथेन। 3 कार्बन के लिए हमें नाम यूज़ करना है प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड तो नाम हो गया प्रोपेन। तो इसी तरह से नेमिंग की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि ये ENE मतलब एल्कीन ग्रुप है, तो एक कार्बन के लिए हमें देना है, एक कार्बन का होता नहीं कंपाउंड, ये 2 कार्बन के लिए हमें देना है ईथ, और एक डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है, इसलिए इसका नाम देंगे हम ENE। 3 कार्बन के लिए प्रोप देना होगा, एटलीस्ट एक भी डबल बॉन्ड है। तो वैसे तो डबल बॉन्ड की नंबरिंग की जाती है, मगर यहाँ पर नंबरिंग नहीं करा गया है। तो आपके एग्जाम में अगर इस तरह से ऑप्शन होंगे तो आप उसको भी टिक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप इन। यहाँ पर 4 कार्बन के लिए नाम यूज़ किया जाता है ब्यूट, और सब एक डबल बॉन्ड के लिए ब्यूटीन। अगर मैं बातें करूँ आपसे एल्काइन के बारे में, तो यहाँ पर हमें जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें जो सफिक्स यूज़ करना है वो क्या होगा? YNE। तो 2 कार्बन के लिए हमारा ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, चूँकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। 3 कार्बन के लिए हमारा जो नेम होगा वो होगा प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से नाम इसका क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। तो इस तरह से नेमिंग की जाती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है IUPAC नोमेनक्लेचर में। बस उसी को थोड़ा सा और आपको अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करा जा रहा है। यहाँ पर देखिए 4 कार्बन होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, और एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? YNE। तो पूरा क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। चलिए आगे बातें करी जाए, बाकी टॉपिक पर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। CH4 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज, सॉरी C4H8। तो आप यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2N। तो देखिए जो ANE, इसका फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2, और ENE का फॉर्मूला क्या था? CnH2n, और जो YNE है उसका फॉर्मूला क्या था? CnH2n-2। तो ये हमारा CnH2n के साथ मैच कर रहा है, जो कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ENE एल्कीन ग्रुप है, तो एल्केन नहीं होगा, एल्कीन हो जाएगा, एल्काइन नहीं होगा, और साइक्लो एल्केन्स भी नहीं होंगे। अब ये साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, 1-2 एग्जांपल्स इसके मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए साइक्लो एल्केन मतलब कोई भी एक साइक्लिक कंपाउंड।
जैसे कि आपने एक, मैं यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की बात करता हूँ, तो जहाँ जहाँ पर ये कर्व होके मुड़ जा रहा है, यहाँ यहाँ पर कार्बन होंगे, यहाँ यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा, यहाँ यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा। तो मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ कि यहाँ एक कार्बन, इससे एक बॉन्ड यहाँ जुड़ा, यहाँ एक कार्बन, इससे एक बॉन्ड इधर जुड़ करके इस साइड में ये मुड़ गया, इधर में एक कार्बन मिलेगा, इधर में एक कार्बन मिलेगा, और ये 6 कार्बन हमारे हो गए। अब एक एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होनी चाहिए, तो ये एक ही कार्बन दो दो हाइड्रोजन से जुड़ेगा, जो हाइड्रोजन इस वाले में नहीं दिखाया गया है। तो इस एक एक कार्बन को मैं दो दो हाइड्रोजन से जोड़ देता हूँ, और ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें। दो दो हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब अगर आप इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बातें करो, तो ये जो कंपाउंड है ये आपको क्या दिख रहा है, C कितना है हमारा, 6, और हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो C6, और H कितने हैं हमारे, तो H है हमारा C6H12, C6H12। और अगर आप इसकी नेमिंग की बातें करो तो ये क्या है, ये है साइक्लोहेक्स, मतलब साइक्लो कंपाउंड है, और 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन ये हमारा हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये डॉन है, जिसे हम कहते हैं बेंजीन। चलिए मैं आपको बेंजीन का एक स्ट्रक्चर दिखा दूं कि बेंजीन होता कैसा है। देखिए बेंजीन नॉर्मली ऐसा होता है, इस स्ट्रक्चर को हम बेंजीन कहते हैं। अब ये बेंजीन कैसा होता है, ज़रा एक बार दोबारा बनाऊं। देखिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बेंजीन। मतलब यहाँ पर आपको पता है कि ये हर एक पॉइंट पे कार्बन तो होगा, इस पॉइंट पे भी कार्बन होगा, इस पॉइंट पे भी कार्बन होगा, जो कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया, इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, सभी पॉइंट्स पे क्या होंगे, कार्बन होंगे। अब यहाँ पर एक चेंजेस होगी, वो चेंजेस क्या होगी कि एक एक बॉन्ड के बाद अल्टरनेट करके डबल बॉन्डिंग्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेंजीन। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये कैसा दिखता है, ये कि 6 कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन को जरा ठीक से बना लूँ, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, और ये 6 नंबर कार्बन। इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड। अब अगर आप हाइड्रोजन को यहाँ पुट करो तो इस कार्बन का ऑलरेडी 3 बॉन्ड हो चुका है, ये 3 रहा, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इस कार्बन का चूँकि 3 बॉन्ड हो चुका है, तो यहाँ पर हम एक ही हाइड्रोजन देंगे इस वाले पे। यहाँ पर भी हमें एक ही हाइड्रोजन दिखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसे सिर्फ वह एक ही बॉन्ड बनाना है। और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन। अब अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करो तो 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, तो इसको हम नाम देते हैं क्या, बहुत ही फेमस है, इसको हम नाम देते हैं बेंजीन। अब यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से, चूँकि रेजोनेंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि रेजोनेंस करने की वजह से बेंजीन बहुत ही अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। रेजोनेटिंग होने की वजह से ये इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। और मोस्ट फेमस जो स्ट्रक्चर है वो मैं अब बनाने जा रहा हूँ। मोस्ट फेमस जो है वो इस तरह से एक सर्कल होगा प्रेजेंट बेंजीन के बीच में। तो आपको एक साइक्लोहेक्सेन बनाना है और उसके बीच में एक सर्कल बना देना है, तो इसको हम कह देते हैं बेंजीन। और ये बेंजीन का बहुत ही फेमस सा स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए बेंजीन के ऊपर जैसे जैसे चीज़ें आकर के सब्स्टिट्यूट होंगे, इसका नाम जो है वो चेंज होता जाएगा। जैसे आप अगर बेंजीन के ऊपर अगर आप पहले नंबर कार्बन पे आप अगर एक CH3 ग्रुप ला के जोड़ दो, तो इसको हम लोग बेंजीन नहीं, इसका कॉमन नाम है टोलुइन, इसको हम टोलुइन कहते हैं। अच्छा, अगर आप इसी बेंजीन के ऊपर अगर आप एक अल्कोहल ला के जोड़ दो, तो इसको हम लोग कहेंगे फेनोल। क्या कहेंगे, फेनोल कहेंगे। अच्छा, इसी बेंजीन के ऊपर अगर आप, ये कुछ स्ट्रक्चर है जो आपके केमिस्ट्री में आपको शायद पूछा जा सकता है, नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं, इसलिए मैं इन सभी को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा था। अगर आप यहाँ पर एक एल्डिहाइड लगा दो आकर के, तो इसको हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब आगे मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक और कंपाउंड अगर आपके लिए बनाओ यहाँ पर, कि मानिए ये बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर कोई भी कंपाउंड बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये बेंजीन है, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, एमीन लगा दिया, NH2, तो ये कहलाएगा एनिलीन। तो बेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है।
बेंजीन से काफ़ी सारे रिएक्शंस भी होते हैं और वो आपके सिलेबस का पार्ट भी है, कुछ रिएक्शंस जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अब आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन को करा जाए। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया था, क्या है ये क्वेश्चन? विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर अरेंज एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं उनको कैसे मतलब डिटरमाइन किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स के, मैं बताता हूँ उसको, आपको ध्यान से समझिएगा। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट की जो ऑर्डर होती है वो क्या होता है, जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर मैं उसकी बातें करूँ आपसे, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट जनरली, ये जनरल बातें हैं, यहाँ पर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जनरली इंक्रीज विथ इंक्रीज molecular mass and चेन लेंथ। मतलब क्या कि अगर आप देखो मीथेन है, मतलब मीथेन का CH4, ब्यूटेन मतलब CH3 CH2 CH2 CH3, चेन लेंथ बढ़ चुका है। तो मीथेन और ब्यूटेन में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी? तो जिसका चेन लेंथ ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो मीथेन और ब्यूटेन में मीथेन तो जीत गया। इसी तरह से कुछ कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एल्केन के केस में ही, ये क्या है हमारा मीथ इथ प्रोप, ये प्रोपेन है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है -42 डिग्री सेल्सियस। अगर हम करें मीथ इथ प्रोप ब्यूट, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आगे चले मीथ इथ ब्यूट पेंट, मीथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटेन का होता है 36 डिग्री सेल्सियस। और अगर हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन का जो होता है वो होता है 69 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि शार्पली जो कि बॉइलिंग पॉइंट है वो जैसे जैसे मोलिकुलर फार्मूला बढ़ते जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जा रही है नॉर्मली एल्केन के केस में। तो आप यहाँ अगर देखो तो यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर 7 कार्बन है। तो 3, अगर ये 3 इधर होता तो ये कहीं ना कहीं सही हो जाता, चूँकि 3 बीच में आ चुका है 3 कार्बन वाले को, तो हम लोग इसको गलत मानेंगे, ये सही आंसर नहीं है। ये 3 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन, पेंटेन 5 कार्बन, ऑक्टेन 8 कार्बन, कहीं ना कहीं ये सही साबित हो रहा है। प्रोपेन 3, ब्यूटेन 4, हेप्टेन 7, मीथेन 1, गलत हो गया। ऑक्टेन 8, इथेन 2, मीथेन 1 और प्रोपेन 4, तो ये भी गलत साबित हो गया। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड ऑक्टेन। चलिए आगे बढ़ता हूँ और बाकी क्वेश्चंस पे आपसे चर्चा करा जाए। ये क्वेश्चन NDA 2020 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या बातें करी गई है, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल गिविंग द मोलिकुलर फार्मूला साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल, ठीक है, C3H7Cl। तो आप क्या फॉर्मूला क्या दिया गया है हमें, C3H7 और Cl दिया गया है। तो साइक्लोप्रोपेन मतलब 3 कार्बन का ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। इसको अगर मैं डिटेल में बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इसमें से एक में मैंने क्लोरीन बैठा दिया क्योंकि एक क्लोरीन जो है, तो यहाँ बैठा दिया मैंने क्लोरीन। अब कितने हाइड्रोजन है, तो 7 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ बैठाने हैं हमें, 2 यहाँ बैठाने हैं, 2 यहाँ बैठाने हैं और एक यहाँ बैठाना होगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्लोरीन के साथ CH2, अच्छा मैंने रीडिंग में गलती कर दी, यहाँ पर साइक्लो नहीं क्लोरोप्रोपेन लिखा हुआ है, तो साइक्लो तो कहीं स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं इसका, वही मैं सोच रहा था कि कहाँ पर गलती हुए जा रहा है। तो C3H7 और Cl को हम लोग क्लोरोप्रोपेन बोलते हैं। तो ये हो गया CH3, तो इसको मैं ऐसे बनाऊँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो पहले बैठा देता हूँ 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 7 हाइड्रोजन हमारे हो गए और 1 क्लोरीन यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा, देखिए 3 कार्बन और 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ काउंट करना है कोवेलेंट बॉन्ड को। तो सभी तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, तो टोटल हमें 10 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ मिल रहा है। तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है तो आपसे ये सभी क्वेश्चंस आसानी से होंगे।
और हमने फिजिक्स को भी काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो अभी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो करके उन सभी लेक्चर्स को अभी चेकआउट कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन को डिस्कस करा जाए। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था एनडीए एग्जाम में। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन ए मिथानॉल। तो मिथानॉल है तो अल्कोहल बनाना है हमें, तो CH3OL, C यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा। तो कितने बन गए यहाँ पर, ये एक इसके साथ बना दूँ तो यहाँ अगर आप फिर से काउंट करो सिग्मा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पर, टोटल हमारे बॉन्ड हो गए 5। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें हैं उस बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। आज मैं आपको यहीं तक रखता हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, फर्स्ट टाइम पढ़ने वालों को थोड़ी दिक्कतें होती है यहाँ पर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके आपको सिखाया जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए आपको पूरे का पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और ये सभी PDF नोट्स डाउनलोड करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।